अभी तक हमने देखा कोई भी प्लैनेट सबसे पहला रिजल्ट कहाँ का देता है, वो जहाँ बैठा है, जहां पर वो बैठा है उसका, तो उस चीज को, और उसके बाद में जहां पर उसकी राशियां है और वो राशि जो घर के अंदर आती है उस घर का रिजल्ट देता है, बराबर। तो सबसे पहला हम इसको क्या बोलेंगे, प्लेसमेंट बोलेंगे। प्लेसमेंट मतलब प्लैनेट जहां पर बैठा है उसका। तो सबसे पहला रिजल्ट किसका आएगा, प्लेसमेंट का आएगा। उसके बाद में उसकी जो राशि है जो घर में आती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रूलिंग बोलेंगे। रूलिंग हाउसेस मतलब एक तो जहां पर बैठा है, दूसरा रूलिंग हाउसेस मतलब जो घर के ऊपर उसका राज चल रहा है। अभी यहाँ पर 8 नंबर है तो मंगल का राज चल रहा है, यहाँ पर 10 नंबर है तो शनि का राज चल रहा है। तो जो घर में उसकी राशि आती है उस घर का रिजल्ट देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसमेंट बोलेंगे। अब आज इससे भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हमें बात करनी है, जिसको हम कहेंगे एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। एस्पेक्ट मतलब दृष्टि, कंजंक्शन मतलब युति। और इसको अगर हमें शॉर्ट में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, पैक बोलेंगे, PAC। प्लेसमेंट यानी कि ये दोनों चीज उसके अंदर आ गई, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। अभी जो रूलिंग है उसके अंदर भी मान लो कोई प्लैनेट बैठा है तो इसका पावर थोड़ा कम हो जाएगा, वो मैंने आपको बताया है। लेकिन जहां पर बैठा है, अभी ये घर के अंदर 2 प्लैनेट बैठे हो, चार प्लैनेट बैठे हो, लेकिन ये घर का तो ये प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट पावरफुल रिजल्ट देगा ही देगा क्योंकि वो वहां पर बैठा है। लेकिन उसकी राशि अगर कोई दूसरे घर के अंदर है और वहां पर अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो भले रूल इसका चल रहा है, राज इसका चल रहा है, लेकिन उसका पावर थोड़ा कम हो जाएगा। बराबर है, यहां तक क्लियर है। इसको सिंपल समझना है कि आप यहाँ पर एक आपका घर है और आपके 2 घर यहाँ पर है। एक ये घर मुंबई वाला है और एक ये घर आपका दिल्ली वाला है और एक आपका सूरत वाला है। तो सबसे पहला आपका राज कहाँ पर चलेगा, जहां पर आप रहते हो वहां पर आपका राज सबसे पहला चलेगा। इसलिए जहां पर आप बैठे हो उसका रिजल्ट सबसे पहला उसके ऊपर आपका राज चलेगा। उसी तरीके से प्लैनेट जहां पर बैठा है उसका राज उसके घर में सबसे पहले चलेगा। उसकी 2 राशियां, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर शनि की बात करूं तो शनि का राज सबसे पहला चौथे घर में चलेगा क्योंकि वो चौथे घर में बैठा है। उसकी 2 राशियां 8वें घर में और 9वें घर के अंदर है, लेकिन वो यहाँ पर रूलिंग है। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों घर खाली है तो राज किसका चलेगा फाइनली, वो 2 वहां कोई नहीं है तो उनका ही, कोई नहीं है तो उनका ही, मतलब किसका, शनि का राज चलेगा। क्योंकि दोनों राशियां खाली है, दोनों घर खाली है, तो शनि जो उसका मालिक है उसी का राज चलेगा। लेकिन अगर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल चौथे घर में बैठा है, मंगल के साथ में शुक्र बैठा है, तो मंगल एंड शुक्र दोनों सेकंड हाउस का रिजल्ट तो बहुत पावरफुल देंगे क्योंकि वो वहां पर बैठे हैं। लेकिन मंगल की एक राशि छठे घर में है, लेकिन छठे घर में क्या है, चंद्र और केतु बैठे हैं। तो मंगल अपनी दशा भुक्ति अंतरा में इसका रिजल्ट तो डेफिनेटली देगा, लेकिन इतनी पावरफुली नहीं देगा जितना वो सेकंड का देगा। जब इसका टर्न आएगा तो ये 6th का पावरफुल देगा, बट मंगल इसका रिजल्ट देगा, बिल्कुल नहीं देगा ऐसा भी नहीं है, देगा तो सही, लेकिन इसका जो लेवल है वो लेवल चेंज हो जाएगा। यस, पावर उसका थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे, प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंटली इसको हम कहते हैं प्लेसमेंट, और इसको शॉर्ट में ANC, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। तो अभी मान लो प्लैनेट है XYZ प्लैनेट की हम अगर बात करते हैं, एक है प्लैनेट X, ये X प्लैनेट 4th हाउस में बैठा है और उसकी 2 राशि है, फॉर एग्जांपल 10th एंड 11th में है। तो जब X का टाइम पीरियड आएगा तो प्लेसमेंट के अनुसार वो कौन सा रिजल्ट देगा, प्लेसमेंट के अनुसार वो जहां बैठा है वो रिजल्ट देगा 4, 10 एंड 11 का, बराबर। अब अभी तक हमने इतना ही देखा था कि खाली वो कहां पर बैठ रहा है। अब हम आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एस्पेक्ट की बात करते हैं। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, एस्पेक्ट का मतलब होता है दृष्टि। अब मान लो कि प्लैनेट Y है, Y, और वो Y प्लैनेट X को देख रहा है। 2 प्लैनेट आमने सामने बैठे हैं तो X Y को देख रहा है, Y X को देख रहा है, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। अभी Y जो है, Y बैठा है 3rd में, एक राशि है 6th में और एक राशि है समझो 9th में, बराबर।
तो जब x का दशा भुक्ति अंतर आएगा तो x के टाइम पे 4, 10 एंड 11 के तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ साथ में 3, 6 एंड 9 के रिजल्ट भी x के टाइम के अंदर आएंगे। तो अब x की जब हम स्क्रिप्ट बनाएंगे तो हमें साथ साथ में किसको कंसीडर करना पड़ेगा, y को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और जब y का टाइम पीरियड आएगा तो हमें x के घरों को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि y का रिजल्ट x के टाइम पे आया तो x का रिजल्ट y के टाइम पे भी आएगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट। अब ये x जहां पर बैठा है वहां पर ही साथ में बैठा है z प्लैनेट। ये दोनों एक ही घर के अंदर बैठे हैं, एक ही साथ में बैठे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, x के टाइम पीरियड के अंदर किसके रिजल्ट आएंगे, z के रिजल्ट भी आएंगे। और z का रिजल्ट है फॉर एग्जांपल मान लो 1, 8 और 12। हालांकि 8 और 12 इतना लंबा होता नहीं है, बट एग्जांपल के लिए 1, 8 और 12। तो जब हम x की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हमको लगता है 4, 10, 11 वाह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमने कंजंक्शन को मिस कर दिया तो हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। जबकि वो व्यक्ति को, वो जातक को रिजल्ट तो 1, 8 और 12 का मिलने ही वाला है, क्योंकि x के साथ में कंजंक्शन में है z। तो x की दशा भुक्ति अंतरा के समय z अपना भी रिजल्ट दे देगा। इसका मतलब जब x एंड z, x कंजंक्ट है z के साथ में, z कंजंक्ट है x के साथ में, तो x के टाइम पे z के रिजल्ट आएंगे, z के टाइम पे x के रिजल्ट आएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट पैग रिलेशनशिप। प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, ये सारी चीजों को जब आप कंसीडर करते हो तब आपकी एक कंप्लीट स्क्रिप्ट रेडी होती है। लास्ट लेक्चर में हमने एक फर्स्ट स्टेप देखा था, अब वो एक साथ में आपको दे देता तो शायद आपको डिफिकल्ट होता। अब उतना पार्ट आपका क्लियर हो गया है प्रैक्टिस करके, तो अभी आप ये चीजों को शांति से आराम से समझ सकते हो। तो जब भी कोई प्लैनेट अपनी दशा भुक्ति अंतरा में एक्टिव होता है या फिर हम वो प्लैनेट की स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तो जहां पर बैठा है उसकी जहां पर राशि है, अगर वो राशि खाली है तो पावरफुल रिजल्ट, कोई बैठा है तो थोड़ा लो रिजल्ट। लेकिन जो प्लैनेट उसको देख रहा है और जो प्लैनेट उसके साथ में बैठा है, वो सारे घरों के रिजल्ट इस टाइम पीरियड के अंदर आएंगे। अब मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाऊंगा तो आपको उससे पता चलेगा और आपको समझ में आएगा कि कंप्लीट स्क्रिप्ट कैसे रेडी होती है। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा संग वैसा रंग। अब जब कंजंक्शन होता है तो क्या होता है मालूम है, x का जो गुण धर्म है, x की जो क्वालिटी है वो y ले लेता है, और y की जो क्वालिटी है वो x ले लेता है। अब इसके अंदर मेन समझने वाली बात क्या है, मान लो प्लैनेट है शनि एंड जुपिटर। शनि है नेचुरल मैलेफिक, जुपिटर है नेचुरल बेनिफिक। शनि एक्टिव हुआ तो हमें क्या लगता है, ये तो नेचुरल मैलेफिक है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन उसके साथ में कंजंक्शन में कौन बैठा है, जुपिटर। तो क्या हो गया, नेचुरल बेनिफिक हो गया। तो शनि के टाइम के अंदर जुपिटर की क्वालिटी के, जुपिटर के घरों के रिजल्ट सबसे ज्यादा सबसे पहले आएंगे। तो जो हमें मैलेफिक दिख रहा है वो बेनिफिक हो जाएगा, और जब गुरु का टाइम पीरियड आएगा तो गुरु हमें बेनिफिक दिख रहा है। हाँ, लेकिन गुरु के साथ में शनि कंजंक्शन में है तो क्या होगा, गुरु भले ही बेनिफिक है लेकिन कंजंक्शन में शनि है, वो मैलेफिक है। तो गुरु के टाइम पे मैलेफिक के रिजल्ट और शनि के रिजल्ट सबसे पहले, सबसे ज्यादा, सबसे पावरफुल आएंगे। गुरु का तो आएगा ही आएगा। ये क्या होता है, एक दूसरे की क्वालिटी का आदान प्रदान कर लेते हैं। अच्छा प्लैनेट और बुरा प्लैनेट अगर दो बैठे हैं तो बुरा अच्छा बन जाता है, अच्छा बुरा बन जाता है। और ये चीज को अगर आप मिस कर गए तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे प्रिडिक्शन के अंदर, रिजल्ट को जस्टिफाई करने के अंदर। और ये चीजों को पकड़ लिया आपने तो बहुत बढ़िया प्रिडिक्शन आएगा। लोग सोचते रह जाएंगे कि आपने ये चीज बोली कहां से। और ये जो एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन है वो एक भगवान का, गवर्नमेंट का जैसे थप्पा होता है ना, वैसे ईश्वर का थप्पा है, और इससे कोई बच नहीं सकता है। मैं आपको कारक तत्व से भी समझाऊंगा, उसकी राशि से भी समझाऊंगा और स्क्रिप्ट से भी समझाऊंगा। तो आपका प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम आपकी कुंडली का प्रिंट आउट दिया था और आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। आपने प्रैक्टिस किया है? आपकी बुक में वो लिख के रेडी है?
अभी हम देखेंगे वो जो स्क्रिप्ट आपने लिखी है वो एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन के बिना लिखी है। अभी हम देखेंगे कि कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट को ऐड करते हैं तो स्क्रिप्ट में कितना चेंज आता है, किस तरीके से वो बदली होती है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम सूर्य की, और ये आप ही की कुंडली का एग्जाम्पल है, प्रिंट आउट भी आपके पास है, तो आप वापस उसको आराम से स्टडी भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अच्छा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, अभी जो दृष्टि होती है और कंजंक्शन होता है उसके अंदर हम केपी एस्ट्रोलॉजी में, देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोग पराशरी के एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं, जैसे कि शनि की 3 दृष्टियां है, 3, 7, 10, मंगल की 3 दृष्टियां है, 4, 7 और 8, जुपिटर की 3 दृष्टियां है, 5, 7 और 9, और बाकी सभी प्लैनेट की एक ही दृष्टि है, 7th दृष्टि। तो ये कौन सा हो गया? पराशरी एस्पेक्ट हो गया, पराशरी के एंगल से जो दृष्टि होती है वो हो गई। लेकिन हम यहाँ पर केपी में बहुत एक्यूरेट और बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेस्टर्न एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं। लोग जो कंसीडर करते हैं वो डिग्री टू डिग्री वो लोग कंसीडर करते हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है रिजल्ट के अंदर। पराशरी के अंदर क्या होता है कि भाई कोई भी प्लैनेट, अभी यहाँ पर ये जुपिटर है, यहाँ पर केतु है, दोनों एक ही राशि में है, तो उसको क्या कहेंगे वो लोग? कंजंक्शन कह देंगे। एक ही राशि में है, कंजंक्शन हो गया। जुपिटर एंड केतु यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, या मान लो सूर्य यहाँ पर है, तो वो क्या कहेंगे? सूर्य गुरु को देख रहा है, गुरु सूर्य को देख रहा है। फिर वो यहाँ पर बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो कि यहाँ पर बैठा हो, और चाहे गुरु यहाँ पर बैठा हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, खाली एक दूसरे के सामने आए तो वो क्या कह देते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम डिग्री टू डिग्री चेक करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी डिग्री के ऊपर बैठा है और दोनों प्लैनेट के बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना है वो देख के हम डिसाइड करते हैं। अभी सबसे पहले मैं अगर बात करूं कंजंक्शन की, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन में हम क्या करते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट्स, अगर दो प्लैनेट के बीच में 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स या फिर उससे कम डिस्टेंस है तो हम क्या कहते हैं कि वो प्लैनेट में क्या है, वो दोनों के बीच में कंजंक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लैनेट ए है, वो बैठा है 17 डिग्री पे, और प्लैनेट बी जो है वो बैठा है 19 डिग्री पे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 2 डिग्री का हुआ। हमें 3 डिग्री 20 मिनट तक क्या करना है, अगर 3 डिग्री 20 मिनट तक होगा तो हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ कंजंक्शन। यानी ये 17 डिग्री पर है तो ये 20 डिग्री और 20 मिनट तक हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये दोनों के बीच में कंजंक्शन का रिलेशन है, दोनों के बीच में युति है। और ये 2 डिग्री है तो इसको भी कंसीडर करेंगे। अभी ए है 17 पे और बी है 18 पे, यानी एक ही डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो जब 1 डिग्री का हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, डीप कंजंक्शन, मतलब बहुत जबरदस्त पावरफुल। हालांकि 3 डिग्री 20 मिनट्स तक पावरफुल ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा 1 डिग्री का, मतलब एकदम बाजू में चिपक के बैठा है, बिल्कुल जगह नहीं है, आप ऐसा समझ लो। और दोनों एक दूसरे की क्वालिटी को बहुत जबरदस्त एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो कंजंक्शन के लिए हम कितनी डिग्री देखते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट्स। दो प्लैनेट के बीच में अगर इतना डिस्टेंस 320 या उससे कम का डिस्टेंस होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों प्लैनेट के बीच में युति है, वो दोनों प्लैनेट कंजंक्शन के अंदर है, और उसकी डिग्री को हमें कैलकुलेट करके तुरंत पता लग सकता है कि कंजंक्शन में है या नहीं है। जबकि पराशरी में क्या होता है, जुपिटर और केतु, अभी मान लो ये दोनों के बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस है, फिर भी इसको क्या कंसीडर किया जाता है, युति कंसीडर किया जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर डिग्री टू डिग्री हम चेक करते हैं, तो उससे ज्यादा एक्यूरेट, उससे ज्यादा प्रिसाइज ये चीज हो जाती है। एक ये पहला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं एस्पेक्ट की। कंजंक्शन में कितनी डिग्री, 3 डिग्री 20 मिनट्स, 0-0, एकदम 0-0 मतलब बहुत बाजू में भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम 3 डिग्री 20 मिनट्स तक हम कंसीडर करेंगे उसको कंजंक्शन। अभी एस्पेक्ट, अभी देखिए कंजंक्शन के अंदर अगर सेम डिग्री होगा या 3 डिग्री 20 मिनट्स, गुड इफ बेनिफिशियल प्लैनेट कॉन्जॉइंस, एविल इफ मैलेफिक प्लैनेट कॉन्जॉइंस। इसका मतलब क्या हुआ, शनि है और मंगल है, शनि है और गुरु है, और ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 डिग्री 20 मिनट से कम का है। ये दोनों के बीच में भी और ये दोनों के बीच में भी। ये ए कुंडली है
ये बी कुंडली है। अभी शनि क्या है? नेचुरल मैलेफिक मैलेफिक। मंगल क्या है? मैलेफिक नेचुरल मैलेफिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंजंक्शन तो है हम्म, लेकिन दो मैलेफिक प्लैनेट के बीच में है, तो ये ऐसा कंजंक्शन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है, खराब रिजल्ट देता है, जातक को परेशानी में डालता है, ट्रबल में डालता है, क्योंकि ये कंजंक्शन दो मैलेफिक के बीच में हुआ। उसी तरीके से ये एक और सी कुंडली, अभी बी की बात कर लेते हैं। ये शनि है, ये गुरु है। शनि क्या है? नेचुरल मैलेफिक गुरु क्या है? नेचुरल बेनिफिक बेनिफिक। तो ये कंजंक्शन एक मेलेफिक के बीच में और एक बेनिफिक के बीच में हुआ, तो क्या हो गया? हम इसको कह सकते हैं न्यूट्रल, क्योंकि ये खराब प्लैनेट के टाइम पे अच्छे के रिजल्ट आएंगे, अच्छे के टाइम पे खराब के रिजल्ट आएंगे, तो हम इसको न्यूट्रल कह सकते हैं। ये कंजंक्शन का इफेक्ट माइनस में होगा, बराबर? मतलब समझो कि हाँ माइनस में होगा। ये कंजंक्शन का इफेक्ट है वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक मेलेफिक है, एक बेनिफिक है। और यहां पर एक है शुक्र और एक है गुरु। शुक्र नेचुरल बेनिफिक गुरु बेनिफिक नेचुरल बेनिफिक, तो इसका रिजल्ट आएगा प्लस का। प्लस प्लस भी कह सकते हो, ये माइनस माइनस भी कह सकते हो, और इसको न प्लस न माइनस, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि अच्छे के टाइम पे बुरे के रिजल्ट, बुरे के टाइम पे अच्छे के रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर तो चॉइस ही नहीं है, बुरे के टाइम पे बुरे के, बुरे के टाइम पे बुरे के, तो माइनस माइनस। और ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, तो प्लस प्लस। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, तो आपको पता चलेगा। अभी समझो 4-5 हाउसेस एक साथ में हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा? फोर्थ हाउस का रिजल्ट मिलेगा, तो फोर्थ हाउस और 8th हाउस का कनेक्शन होगा, तो फोर्थ हाउस मतलब प्रॉपर्टी और फोर्थ हाउस मतलब व्हीकल, 8th हाउस मतलब इनहेरिटेंस और 8th हाउस मतलब एक्सीडेंट। तो होगा क्या? एक्सीडेंट होगा या फिर हमको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलेगा, वो फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा कि जो कंजंक्शन बन रहा है वो दो मैलेफिक के बीच में हो रहा है, या एक मैलेफिक एक बेनिफिक के बीच में हो रहा है, या फिर दोनों बेनिफिक में। दोनों बेनिफिक है तो सबसे बढ़िया है, उसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, ये ठीक ठाक है, लेकिन ये मोस्ट डेंजरस है। अभी उसी तरीके से एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो एस्पेक्ट के अंदर एस्पेक्ट में भी ऐसा हो सकता है, एक मैलेफिक एक बेनिफिक, वो तो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन एस्पेक्ट के अंदर कुछ अलग अलग डिग्रियों को हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहला कंसीडर करते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 45, 90 एंड 180। ये मेन इंपॉर्टेंट डिग्री है। इसके सिवा भी अलग अलग डिग्रीज होती है, लेकिन वो सब का हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये जो डिग्री है ये सबसे ज्यादा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्रीज है, जो इफेक्ट करती है, एक्चुअल रिजल्ट आता है, इसके लिए हम इसको कंसीडर करते हैं, बराबर। सबसे पहला जो है 30 डिग्री जो है उसको मैं कहूंगा प्लस, 60 को कहूंगा प्लस प्लस, और 120 को कहूंगा प्लस प्लस और प्लस, 45 को कहूंगा माइनस, 90 डबल माइनस एंड 180 ट्रिपल माइनस। सबसे डेंजरस ये वाला 180 का, उससे थोड़ा कम ये और उससे थोड़ा कम ये। और ये चीजों की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये इंसान को ट्रिपल प्लस का रिजल्ट मिल रहा होगा वो हमारे पास आने वाला ही नहीं है, वो कोई चिंता ज्यादा है ही नहीं। मेन चिंता इसी की करनी है, उसमें भी 90 एंड 180 खास। 45 तो फिर भी ठीक ठाक है, इंसान झेल पाता है, तो वो सोचता है एस्ट्रोलॉजर की फीस क्यों दूं, पैसा बचा लो, वो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत सोचते रहता है। लेकिन ये दोनों में उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये सारी डिग्रियों का जो कंजंक्शन है सेम हमने देखा उसी तरीके से, या क्या हो सकता है, या दोनों मैलेफिक हो सकते हैं, या एक मैलेफिक एंड बेनिफिक हो सकता है, या फिर दोनों बेनिफिक हो सकते हैं। उसी तरीके से सब जगह पे, हर जगह पे ऐसा हो सकता है। अभी 180 माइनस जो है वो मोस्ट ट्रिपल माइनस है, मोस्ट डेंजरस, और उसमें भी दोनों मैलेफिक प्लैनेट के बीच में आ गया, तो क्या होगा? जबरदस्त बैंड बजेगी, बहुत हालत खराब होगी। एक मैलेफिक एंड एक बेनिफिक के बीच में आएगा तो ठीक ठाक चल जाएगा, लेकिन तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि डिग्री ही 180 वाली है। और जो दोनों बेनिफिक आएंगे तो भी तकलीफ तो बहुत होगी, क्योंकि 180 डिग्री है, लेकिन MM यानी कि मैलेफिक से कम होगी। डिग्री अपना प्रभाव तो देगा, लेकिन दो बेनिफिक के बीच में है तो ये थोड़ा झेल पाएगा इंसान, तकलीफ तो होगी,
ये इससे थोड़ी कम, और ये सबसे जबरदस्त तकलीफ। तो जब दो मेलेफिक के बीच में होता है, सेम चीज सभी के लिए लागू होती है। यहां पर दो मेलेफिक के बीच में है, यहां पर दो मेलेफिक के बीच में है, लेकिन डिग्री कौन सी है? 120। 120 की डिग्री पॉजिटिव डिग्री है, अच्छा रिजल्ट देने वाली है। लेकिन दोनों मेलेफिक है, तो क्या करवाएंगे? मेहनत बहुत करवाएंगे, तो अपना स्ट्रगल हार्डवर्क बहुत करवाएंगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे। लेकिन वहीं पर अगर दोनों बेनिफिक है और दोनों बेनिफिक के बीच में 120 डिग्री है, तो सबसे कम मेहनत में सबसे इजी, सबसे आराम से सब कुछ उसका हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मान लो 100 एफर्ट्स करना पड़ेगा, तो इसमें 20 करना पड़ेगा, बट करना तो पड़ेगा। और एक मेलेफिक एंड एक बेनिफिक होगा तो समझो 50, इसमें 100 एफर्ट्स, इसमें 20 एफर्ट्स, इसमें 50 एफर्ट्स। उसी तरीके से यहां पर दो मेलेफिक है, तो 100 नहीं, मैं तो बोलता हूं 200 के एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट कितना मिलेगा? 20-25 का, क्योंकि दोनों मेलेफिक और ऊपर से 180 डिग्री। यहां पर मेलेफिक एंड बेनिफिक है, तो मान लो 100, नहीं ज्यादा खराब नहीं ज्यादा बुरा, लेकिन मेहनत और स्ट्रगल हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ मान लो यहाँ पर 200 की मेहनत की, तो इसको रिजल्ट 50 जितना मिलेगा। जो यहाँ पर 20-25 था, उसके बदले यहाँ पर 50 का मिलेगा। और दोनों बेनिफिक है, तो रिजल्ट तो 200, मतलब मेहनत तो 200 की ही करनी पड़ेगी, लेकिन मिलेगा 100, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है, क्योंकि डिग्री नेगेटिव है, जो कि मोस्ट डेंजरस डिग्री है। ऊपर से दो मेलेफिक है यहाँ पे और दो बेनिफिक है यहाँ पे। आ गया समझ में? हाँ। पूरा? यहाँ पर कोई डाउट है? अब ये लंबा चौड़ा जो कुछ भी लिखा है ना, वो सीधा सीधा ये है। आपको इतना दिमाग में बैठ गया तो ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको 1-2 मिनट के लिए मैं खाली पढ़ लेता हूं। देखिए, इसको क्या बोलते हैं? 30 डिग्री का जो है उसको क्या बोलते हैं? सेमी सेक्सटाइल। 60 डिग्री जो है उसको क्या बोलते हैं? सेक्सटाइल। 90 डिग्री वाला जो है उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, हमारे 120 पे ही चलते हैं। 120 का कौन सा है? ट्राइन का है। फिर 45 क्या है? सेमी स्क्वायर। 90 क्या है? स्क्वायर। 135 को हम इग्नोर करते हैं, उसका कुछ काम नहीं है। और 180 क्या है? ओपोजिशन, एक दूसरे के आमने सामने। अभी जैसे हमने कंजंक्शन के अंदर हमने देखा था कि 3 डिग्री 20 मिनट कंसिडर करते हैं, तो 180 के अंदर हम कितनी डिग्री कंसिडर करते हैं? 8 डिग्री तक करते हैं। यहां पर मैंने मेंशन किया है, और वो सॉफ्टवेयर के अंदर भी था। यहां मैं सॉफ्टवेयर में आपको बता दूंगा। 180 डिग्री के अंदर हम 8 डिग्री का डिफरेंस कंसीडर करते हैं। 30 एंड 45 के अंदर हम 3 डिग्री 20 मिनट्स का कंसीडर करते हैं। और 60, 20 एंड 90 उसके अंदर हम 6 डिग्री का डिफरेंस कंसीडर करते हैं। अभी क्या है, ये 180 डिग्री मतलब यहां से और यहां से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। 180 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी हद तक प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसके अंदर जो डिग्री की रेंज है वो 8 डिग्री कंसीडर करते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा कम है, डिस्टेंस थोड़ा कम है, 60 में, 120 में और 90 में, तो हम 6 डिग्री का कंसीडर करते हैं। और ये बहुत छोटा एंगल है एक दूसरे के बीच में 30 एंड 45 का, तो उसमें 320 और 320 कंसीडर करते हैं। अब ये क्या है, ये जो 3 डिग्री 20 मिनट्स है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस आपको समझा देता हूं। अभी एक प्लैनेट बैठा है, प्लैनेट ए। अभी एक है प्लैनेट ए, एक है प्लैनेट बी। ए प्लैनेट जो है वो बैठा है 30 डिग्री पे, और बी प्लैनेट बैठा है 210 डिग्री पे। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 180 डिग्री का हुआ। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के एस्पेक्ट के हैं, जिसका नाम है ओपोजिशन। पढ़ा ना, मैंने आपको बताया। हाँ। ओपोजिशन का है और 180 डिग्री का डिस्टेंस है। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं होता है कि दोनों के बीच में एग्जैक्टली 180 हो।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 30 डिग्री है, ये 210 है, तो ये 210 के अंदर जो मैंने आपको 8 डिग्री प्लस माइनस का बताया था, तो 210 के अंदर मैं 8 डिग्री ऐड करूंगा तो हो जाएगा 218 डिग्री, और उसमें से 8 डिग्री माइनस करूंगा, 210 माइनस 8 डिग्री तो हो जाएगा 202 डिग्री। तो जब ए प्लैनेट से बी प्लैनेट का डिस्टेंस, ए प्लैनेट से बी का डिस्टेंस 218 और 202 के बीच में होगा, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये 180 डिग्री का उसके ऊपर एस्पेक्ट है। एग्जैक्ट 180 तो हर बार हो नहीं सकता है, तो अगर ए प्लैनेट की डिग्री 30 है, बी की डिग्री 218 और 202 के बीच में कहां पर भी होगी तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 180। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक प्लैनेट है 40 डिग्री पे और एक प्लैनेट है, अभी समझो हम बात करते हैं 120 की, 40 और 120 यानी हो गया 160, तो ये दो तो एग्जैक्ट 120 हो गया, लेकिन हर बार एग्जैक्ट 120 हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसमें हम 6 डिग्री प्लस माइनस करते हैं, तो 160 डिग्री प्लस उसके अंदर 6 डिग्री तो 166 डिग्री, एंड 160 उसके अंदर माइनस 6 डिग्री तो हो गया 152 डिग्री, सॉरी 154 डिग्री। तो जो ए प्लैनेट है उसका वो 40 डिग्री पे है, और ए प्लैनेट से बी का डिस्टेंस, बी का डिफरेंस या फिर बी का डिस्टेंस 166 डिग्री 166 और 154 के बीच में होगा, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों के बीच में कौन सा है, 120 वाला ट्राइन का एस्पेक्ट है। तभी हम ए के टाइम पे बी के रिजल्ट को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इससे बाहर निकल गया, इससे बाहर निकल गया तो वो कंसीडर नहीं होगा। इसको बोलते हैं डिग्री टू डिग्री, और ये क्या है, प्लस माइनस, कि भाई एग्जैक्ट तो हर बार होना पॉसिबल नहीं है, तो कितनी रेंज तक हम गिन सकते हैं, तो ये रेंज है, इसकी 8 डिग्री है, इसकी 6 डिग्री है, और जो छोटी छोटी एंगल है उसकी 3.20 की रेंज है। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गया बराबर। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ में आएगा। और सबसे पहले मैं आप ही की कुंडली लेता हूं, यहां पर भी 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं प्लैनेट कंसीडर करता हूं सूर्य को। सूर्य के नक्षत्र में, चंद्र के उप नक्षत्र में, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य का स्टार लॉर्ड सूर्य का सब लॉर्ड चंद्र, और चंद्र का स्टार लॉर्ड केतु। ये समझ में आया, ये स्क्रिप्ट तो आपने लिखी है तो आपको इतना तो समझ में आएगा। अभी सूर्य कहां का रिजल्ट देगा, सूर्य 3rd हाउस में बैठा है, 3rd का रिजल्ट देगा, सेम 3rd का। मून कहां पर बैठा है, मून 6th में बैठा है, और केतु कहां पर बैठा है, केतु 2nd में बैठा है। अब मून बैठा है 6th में, और मून की राशि यहां पर है 2nd हाउस में, तो मैं यहां पर 2nd हाउस लिखूंगा डेफिनेटली, लेकिन 2nd हाउस के अंदर क्या है, वीनस और मंगल बैठे हुए हैं, तो इसका रिजल्ट सबसे पावरफुल आएगा। ये आपने मून का 6 और 2 लिखा है ना, तो मून कहां पर बैठा है, 6th हाउस में। मून की राशि कर्क राशि 2nd हाउस में है, तो मैंने 2nd हाउस यहां पर लिख दिया, बराबर। लेकिन 2nd हाउस में शुक्र और मंगल ऑलरेडी बैठे हैं, तो इसका रिजल्ट तो जोरदार आएगा, क्योंकि चंद्र खुद वहां पर बैठा है। इसका रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है, डेफिनेटली आएगा, बट उतनी पावरफुली नहीं आएगा जितना आना चाहिए अगर वो घर खाली होता तो, लेकिन वो घर में ऑलरेडी बैठे हैं। और ये केतु है, केतु 6th में बैठा है, और केतु की जो राशि है, केतु मंगल की राशि में है, मंगल 2nd में बैठा है, मंगल की एक राशि 11th में है और एक में तो बैठा ही है, तो 2 और 11 बराबर। उसमें भी सूर्य 3rd में बैठा है, सूर्य 3rd में बैठा है, चंद्र 6th में बैठा है, केतु 6th में बैठा है, केतु मंगल की राशि में है, मंगल 2nd में बैठा है। और ये 11th हाउस का रिजल्ट जोरदार आएगा कि ठीक ठाक आएगा, ठीक ठाक आएगा। क्यों, टैलेंटेड है, वो वाली सब बात ही नहीं है, ये तो नक्षत्र लेवल है, पहला तो पॉइंट ये है। और उधर देखो 11th हाउस खाली है, तो जोरदार रिजल्ट आएगा इसका, पहली बार। अभी हम उसी के ऊपर आते हैं, भाई सूर्य अनटेनेंटेड है,
चंद्र अनटेनेंटेड है। यहां तक तो आपको समझ में आया। हाँ। अभी आज का जो हमने नया टॉपिक सीखा उसको हम ऐड करते हैं। आपने अभी तक जो प्रैक्टिस की होगी उसमें आपने इतनी ही स्क्रिप्ट आपकी रेडी हुई होगी। हाँ। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या एस्पेक्ट और कंजंक्शन को ऐड करने से चेंज होता है। तो यहां पर आप देखोगे व्यू हॉरोस्कोप के अंदर आपको वेस्टर्न एस्पेक्ट मिलेगा और उसमें प्लैनेट टू प्लैनेट एस्पेक्ट को चेक करना है। तो यह आ जाएगा प्लैनेटरी एस्पेक्ट इन कंजंक्शन अमंग द नेटल प्लैनेट। अब देखिए सूर्य खुद के साथ कंजंक्शन में ही होगा, इसके लिए सूर्य का तो 0 डिग्री लिख दिया है। अभी ये सेमी सेक्सटाइल यानी कि 30 डिग्री था। हाँ। सेमी सेक्सटाइल का 30, सेक्सटाइल का 60, ट्राइन का 120। तो सेक्सटाइल का सेमी सेक्सटाइल का है 30 डिग्री 92। तो इसका मतलब सूर्य एंड मंगल मेलेफिक, सूर्य माइल्ड मेलेफिक, लेकिन ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कितना, 30 डिग्री 92 मिनट का। तो सूर्य क्या करेगा, मंगल के रिजल्ट दे देगा। हाँ। तो मैं यहां पर लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा मंगल और नीचे लिखूंगा मंगल के रिजल्ट। अब और सूर्य के साथ में, अच्छा मैंने ये कंसिडर क्यों किया, क्योंकि सूर्य अनटेनेंटेड है। अगर ये सूर्य टेनेंटेड होता तो मैं इसको यहां पर कंसिडर नहीं करता। अनटेनेंटेड है इसके लिए ही, क्योंकि सूर्य को अपने रिजल्ट देने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अनटेनेंटेड का मतलब ही वही होता है कि भाई मैं मेरा रिजल्ट खुद दे सकता हूं, मुझे मेरे नक्षत्र लॉर्ड की जरूरत नहीं है। तो ये खुद रिजल्ट दे सकता है, इसीलिए इसके साथ में एस्पेक्ट और कंजंक्शन को कंसीडर करेंगे। सेम थर्ड लेवल के ऊपर अगर ये दोनों टेनेंटेड होंगे तो उसको स्किप कर देंगे। अब यहां पर ये अनटेनेंटेड है तो हमने मंगल का लिख लिया। उसके साथ साथ में देखो कंजंक्शन में क्या लिखा है, 358 मर्क्यूरी कंजंक्शन में है। 350 सूर्य 0 डिग्री पे, मर्क्यूरी 358 पे। टोटल डिग्रीज कितनी होती है, 180 टोटल 360 360 माइनस 358, 2 डिग्री हो गई। हाँ। 2 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा है तो कंजंक्शन में आ गया। भाई बात समझ में? हाँ समझ गई। यहाँ पर आपको एक बार लिख के भी समझा देता हूँ। मर्क्यूरी की डिग्री कितनी है, 358.30, ये है मर्क्यूरी। और सूर्य 0 पे है, यानी कि सूर्य को कंसीडर करेंगे 360 पे, 360 सूर्य। अब बड़ी डिग्री में से छोटी डिग्री माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ये 2 बचना चाहिए लेकिन यहां पर 30 है तो ये क्या हो गया, 70 आ जाएगा यहां पर। और जो पूरा 2 डिग्री था उसके बदले 170। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 3 डिग्री 20 मिनट से कम का हुआ, 1 डिग्री एंड 70 मिनट्स का हुआ। तो क्या हो गया, मर्क्यूरी उसके साथ में कंजंक्शन में आ गया। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अभी मर्क्यूरी और उसके रिजल्ट लिख दूंगा। फिर आगे बढ़ो, सेमी सेक्सटाइल, यही सेमी सेक्सटाइल है, सेम इसी तरीके से है। तो शुक्र, बस शनि तक अपने को देखना है, वो यूरेनस नेपच्यून प्लूटो अभी नहीं देखना है, यहां तक हमें देखना है। तो क्या हो गया, सूर्य के टाइम पे मंगल, बुध और शुक्र के रिजल्ट भी आएंगे। अभी सूर्य, बुध और इसके रिजल्ट में कौन सा है, तो अभी देखिए मंगल कहां पर बैठा है, 2nd हाउस में। हाँ। मंगल की एक राशि 6ठे में और 11 में आ गया, 2 6 11 बराबर है। लेकिन 6th हाउस का रिजल्ट कम आएगा क्योंकि यहां पर दूसरे 2 प्लैनेट बैठे हैं। तो मंगल ज्यादा से ज्यादा पावरफुल रिजल्ट किसका देगा, 2nd का एंड 11 का। हाँ, बराबर। 11 खाली है। हाँ। 6th उसका घर है, नो डाउट, डेफिनेटली। लेकिन जैसे आपका घर होने, तो आपका एक घर दिल्ली में है लेकिन वहां पर कोई टेनेंट रह रहा है तो आपका पावर उधर जितना चलेगा उससे ज्यादा मुंबई में चलेगा। तो उसी तरीके से मंगल का घर है डेफिनेटली, तो वो रिजल्ट तो देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पावरफुल नहीं देगा, कम देगा। पावरफुल किसका देगा, जहां पर बैठा है और जो खाली है। तो 2 6 11, उसमें 2 एंड 11 को मैंने इस तरीके से सर्कल कर दिया। तो सीधा मुझे समझ में आएगा कि सूर्य के टाइम पे एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है। अब सेम उसी तरीके से मैं मर्क्यूरी को पकड़ता हूं। मर्क्यूरी बैठा है 3rd हाउस में। मर्क्यूरी की एक राशि 1st हाउस में, एक राशि 4th हाउस में। 3rd हाउस में बैठा है तो उसका तो रिजल्ट आना ही आना है। 1st हाउस खाली है तो 1st का आएगा, 4th का आ सकता है, आएगा डेफिनेटली, लेकिन शनि बैठा है, पावर कम हो जाएगा।
बराबर। उसी तरीके से शुक्र 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 बैठा है सेकंड हाउस में। शुक्र की एक राशि 5th में, एक 12 में, 5 में और 12 में। अब देखो शुक्र सेकंड में बैठा है, 5वें घर में जुपिटर है, हाँ 12वें घर में राहु है, राहु है। तो खाली जो बैठा है उसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। अब ये क्या हो गया पता है, सूर्य जो है ना, अगर मैं ये सारे हाउसेस को कंसीडर करूं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेटर। ये सूर्य 3rd हाउस, 2nd, 6, 11, 1, 4, 2, 5 एंड 12। अगर मैं इसको फिर से एक बार लिखूं तो ये जो सूर्य है 3rd हाउस, 2nd, 6, 11, 1, 4, 2 तो आ गया लेकिन 12 नहीं आया, तो 12 एंड 5th। समझा? हाँ। मैंने रिपीट निकाल लिया। हाँ। तो कौन सा, सूर्य का 3, ये 2, 6, 11, ये 3 तो पहले आ गया है तो 1 और 4, ये 2 पहले आ गया है तो 5 और 12, यानी कि 12 5 लिखा है। तो ये सूर्य क्या हो गया, ये सारे घरों का सूर्य क्या हो गया, सिग्निफिकेटर। और सिग्निफिकेटर क्यों हुआ, क्योंकि अनटेनेंटेड है। लेकिन अगर मैं पावरफुल हाउसेस को लिखूं तो उसको मैं क्या कहूंगा, फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर मतलब रिजल्ट आएगा ही आएगा उसका, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वैसे कौन से है, 3rd हाउस, 2nd हाउस, 11th हाउस, 1st हाउस एंड 2nd हाउस। 2nd तो आ गया, यानी अभी देखो कितना आसान हो गया। ये इतने सारे घर है, उसमें से ये सबके रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन ये 3, 2, 11 एंड 1 का तो आएगा ही आएगा। तो हमें और शॉर्ट करने में आसानी हो गई। आई समझ में बात? और सूर्य को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अनटेनेंटेड है। लेकिन यही सूर्य यहां पर नक्षत्र के ऊपर है, तो नक्षत्र के ऊपर तो हमें कुछ दिमाग चलाना ही नहीं है। नक्षत्र के ऊपर ऑलवेज हम क्या कंसिडर करेंगे, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को हम नक्षत्र लेवल पे ऑलवेज कंसीडर करेंगे करेंगे करेंगे। थियरी यही रहेगी, लेकिन कंसीडर करना है मतलब करना है। इधर तो चॉइस है, अगर ये अनटेनेंटेड है तो कंसीडर करना है, टेनेंटेड है तो कंसीडर नहीं करना है। लेकिन यहां पर तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, नक्षत्र लेवल पे है तो जहां पर बैठा है, जो जो घर को रूल कर रहा है, उसके साथ में एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को कंसीडर करना ही करना है। उसी तरीके से चंद्र अनटेनेंटेड है, तो अभी चंद्र को देखेंगे हम। कंजंक्शन में है, 126 डिग्री पे है, तो 6.28, और चंद्र की डिग्री कितनी है, ये दोनों के बीच में, चंद्र और शुक्र के बीच में जो डिग्री है वो 126 की है, तो 120 डिग्री, और उसमें 6 प्लस या फिर 6 माइनस, बराबर। तो ये कंसीडर हो जाएगा। तो सूर्य के टाइम, चंद्र के टाइम पे रिजल्ट किसके आएंगे, शुक्र के आएंगे, वीनस के आएंगे, क्योंकि 120 डिग्री का ट्राइन है। ये सेक्सटाइल है, यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री में प्लस और माइनस हम ऐड करेंगे, तो ये किसके साथ में है, शनि के साथ में है। बस आगे का देखना नहीं है। तो अभी शुक्र का रिजल्ट कौन सा है, 2, 5, 11, 2, 5, 12, ऊपर लिखा है ना, 2, 5, 12। शनि चौथे में बैठा है, 8 और 9, और इसमें से फ्रूटफुल निकालना है तो शुक्र के अंदर तो हमने 2nd में कर ही दिया है, चंद्र भी खुद 2nd का लेकर चल रहा है, लेकिन यहां पर इसका आ गया, शनि खुद 4th में है, और 8 और 9 खाली है। तो अभी केतु टेनेंटेड है, केतु नक्षत्र लेवल पे है। देखो केतु नक्षत्र लेवल पे है, तो केतु के अंदर कोई चॉइस नहीं है। केतु में हमें क्या देखना है, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन देखना ही देखना है, क्योंकि ये नक्षत्र लेवल पे है। तो केतु का देखो, सूर्य के साथ में स्क्वायर, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो स्क्वायर होता है वो अच्छा है कि बुरा है,
अभी फर्स्ट टाइम में तो याद नहीं रहेगा। 90 डिग्री का हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं उसको? बुरा है। बुरा है, हाँ। क्योंकि माइनस है। माइनस 45, 90 एंड 180, हाँ। तो 90 माइनस माइनस है। अब यहाँ पर ये सूर्य भी मेलेफिक और केतु भी मेलेफिक, तो दोनों के नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस इसके हो जाएंगे। अभी केतु, उसके साथ में रिजल्ट आएगा सूर्य का, उसके साथ साथ में 120 डिग्री प्लस माइनस ट्राइन है मार्स का, मंगल का, लेकिन ट्राइन है 120 डिग्री पॉजिटिव है, तो मंगल का अच्छा रिजल्ट आएगा। उसी के साथ में स्क्वायर में वापस कौन है? मर्क्यूरी, और वापस शुक्र जो है वो ट्राइन में है। बस आगे कोई नहीं है। तो ये सारे के रिजल्ट हम यहां पर लिखेंगे और उसमें से उसका फ्रूटफुल निकालेंगे, तो हमें एग्जैक्ट प्लैनेट की स्क्रिप्ट पता चलेगी कि ये प्लैनेट के अंदर ऐसा ऐसा होगा। एग्जैक्ट लेवल से हमें पता चलेगा। आई बात समझ में? कोई डाउट? नहीं। अभी तो नहीं होगा, आपके पास ये वीडियो भी रहेगा, तो आप सुन सुन के प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा और फर्क पड़ेगा आपको। लेकिन अभी मैंने आपको ये थियरी के बेसिस के ऊपर समझा दिया। अभी एक एक प्लैनेट का हम फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर प्रॉपर निकालते हैं। अभी मैं लेता हूं चंद्र की स्क्रिप्ट को। तो सबसे पहले मैंने लिखा चंद्र, चंद्र केतु, चंद्र का स्टार लॉर्ड केतु, राहु, सब लॉर्ड राहु, एंड राहु का स्टार लॉर्ड मार्स, राहु का स्टार लॉर्ड मार्स। अब चंद्र जो है वो बैठा है 6th हाउस में, उसकी एक राशि है 2nd हाउस में। केतु हाँ। बैठा है 6th में, केतु मंगल की राशि में है, मंगल 2nd में बैठा है, 11th का रिजल्ट दे रहा है। राहु जो है वो 12th हाउस में बैठा है, राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र 2nd हाउस में बैठा है, और शुक्र की दूसरी राशि 5th हाउस के अंदर है। बराबर है? मैं देख नहीं रही हूँ, ऐसे ही आप कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। मंगल जो है, मंगल खुद बैठा है 2nd हाउस में, उसकी एक राशि 6th हाउस में है और एक राशि 11th हाउस में है। अभी ये मेरे दिमाग में सब फिट हो गया था, उस पे से ही लिख दिया। मैं गिन रही हूँ, आप लिख रहे हो फटाफट। हाँ, अभी देखो आपने पहले लिखा है ना, देखो चंद्र में 6-2 आया, हाँ। केतु में 6-2-11 आया, हाँ। यहाँ पर राहु में 12-2-5 आया, मंगल में 2-6-11 आया। आगे ये फटाफट ऐसे देख देख के लिख सकते हैं। अभी सबसे पहला काम, कौन टेनेंटेड है, कौन अनटेनेंटेड है, और किसके पास कौन सा इंडिपेंडेंट हाउस है। तो चंद्र अनटेनेंटेड, चंद्र के बाजू में स्टार है। राहु टेनेंटेड है। तो बस अभी ये तो एक चीज पूरी हो गई। अच्छा, अभी चंद्र की राशि खाली है? नहीं है, वहां पर प्लैनेट बैठा है। तो यहाँ पर खाली चंद्र 6 में बैठा है, केतु 6 में बैठा है, राहु 12 में बैठा है, मंगल 2 में बैठा है। बस खत्म। अभी तक की आपकी स्क्रिप्ट इतनी ही है। बराबर? अभी चंद्र क्योंकि अनटेनेंटेड है, हमें इसमें देखना पड़ेगा इसके ऊपर दृष्टि किसकी आ रही है और कंजंक्शन में कौन है। नक्षत्र में केतु है, हमें कोई दिमाग नहीं चलाना है, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन देखना ही देखना है। यहां पर राहु टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड नहीं है, तो यहां पर हमें कोई एस्पेक्ट कंजंक्शन देखना नहीं है। क्योंकि अनटेनेंटेड नहीं है, टेनेंटेड है। और ये वापस नक्षत्र पे है, यहां पर टेनेंटेड अनटेनेंटेड सब, यहां पर हमें एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन देखना ही देखना है। मैंने बताया था ना आपको, टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड वाला प्लैनेट पे देखना है और सबलॉर्ड पे देखना है। तो जो रूल यहां पर एप्लीकेबल है वही रूल यहां पर है, जो रूल यहां पर है वही रूल यहां पर है, खाली हाउसेस बदली हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं चंद्र के ऊपर किसकी दृष्टि है और चंद्र के साथ में कंजंक्शन में कौन है। अभी आ गया चंद्र। चंद्र तो खुद के साथ में कंजंक्शन में ही है 120 डिग्री। तो चंद्र के साथ में शुक्र है कंजंक्शन में, तो मैंने यहां पर लिखा शुक्र। सेक्सटाइल 60 डिग्री वाला है सैटर्न। हाँ, आगे का देखना नहीं है। केतु नक्षत्र पे है, तो केतु पे सब देखना पड़ेगा। तो केतु में कौन सा है, सूर्य का स्क्वायर बन रहा है, मंगल के साथ में ट्राइन है,
मंगल, सूर्य, मंगल, वापस बुध एंड शुक्र। उसी तरीके से राहु, राहु यहां पर टेनेंटेड है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, टेनेंटेड हो गया। और मंगल, मंगल नक्षत्र लेवल पे आ रहा है तो मंगल के साथ में कंजंक्शन में सिर्फ वीनस है और कोई नहीं है। मंगल के साथ में सिर्फ वीनस है और कोई नहीं है। अभी इतना हमने लिख लिया तो हमारे लिए ऐसे अब मैं जो बता रहा हूं उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे तो एकदम आसान हो जाएगा। अभी यहां पर पता चल गया कौन कंजंक्शन में है, कौन एस्पेक्ट में है। अब कुछ दिमाग चलाना है नहीं हमें। ये राहु के बाजू में नील कर देता हूं, यहां पर कोई नहीं है। अभी सीधे इसके हाउसेस लिख दो और कुछ नहीं करना है। शुक्र बैठा है सेकंड में, एक राशि फिफ्थ में, एक राशि ट्वेल्थ में। शनि बैठा है चौथे में, एक राशि एट में, एक राशि नाइन्थ में। केतु, सूर्य बैठा है थर्ड में, उसी की राशि भी थर्ड में, सब कुछ थर्ड में। मंगल है, मंगल बैठा है सेकंड में, एक राशि सिक्स्थ में, एक राशि 11th में। बुध बैठा है थर्ड के अंदर, एक राशि फोर्थ में, एक राशि फर्स्ट हाउस में। शुक्र बैठा है वही वापस 2, 5 एंड 12। राहु के साथ में कुछ देखना नहीं है और शुक्र 2, 5, 12। ये क्लियर हो गया। अभी मार्किंग कर दो अपना सर्कल वाला कि भाई शुक्र जहां पर बैठा है वो तो आना ही है, वो है उसको तो हम लेंगे ही लेंगे। लेकिन बाकी की कोई राशि खाली है? कोई खाली नहीं है। शनि चौथे में बैठा है वो तो आएगा ही आएगा। 8 और 9 दोनों खाली है। अभी केतु के ऊपर सूर्य तो कंसीडर करेंगे, थर्ड में है, अकेला है। मंगल सेकंड में बैठा है, 11th खाली है। बुध थर्ड में बैठा है, फर्स्ट हाउस खाली है। और शुक्र का 12 सेकंड हाउस। यहां पर उसी तरीके से शुक्र का सेकंड हाउस। अभी फाइनल स्क्रिप्ट क्या रेडी हो गई? अगर चंद्र की मुझे फाइनल स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं? चंद्र, केतु, राहु, मंगल। चंद्र 6, शुक्र का 2, शनि का 4, 8, 9। केतु का 6, 2, 11, 3, 2, 11 आ गया है, 3 आ गया, 1, 2 आ गया। राहु 12, 2, 5। मंगल 2, 6, 11। ये अभी फाइनल स्क्रिप्ट हो गई। और चंद्र अनटेनेंटेड है तो ये सारे घरों के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारे घरों के रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि चंद्र अनटेनेंटेड है। इसके लिए उसके साथ में जो प्लैनेट ने दृष्टि बनाई, युति बनाई, उसके रिजल्ट मिलेंगे। ये प्लैनेट, ये रिजल्ट, ये क्वालिटी एंड ये उसका नक्षत्र लॉर्ड। तो अब आपकी चंद्र की महादशा, अभी कुछ प्रिडिक्शन देखते हैं थोड़ा सा तो आपको भी समझ में आएगा। हाँ, ये चीज बराबर काम करती है। 2013 से शुरू हुई और 2023 में खत्म हुई। तो आप याद करके जरा बताओ 2013 से लेकर 2023 के बीच में क्या क्या हुआ। अभी मैं सबसे पहला सबलॉर्ड को पकड़ता हूं और 12th हाउस यहां पर आ रहा है। तो क्या 2013 12th हाउस किस चीज को बताता है? फॉरेन कंट्री, घर से दूर। तो 2013 के बाद आप आपके जन्मस्थल से दूर हुए? हाँ। हुए? आ गया सबलॉर्ड का रिजल्ट। सबलॉर्ड ने क्लियर बता दिया दूर जाना है। 2013 के बाद आपकी खुद की पर्सनल इनकम चालू हुई। हाँ। बराबर। सेकेंड हाउस, इनकम अर्न थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, मिल गया 2 और 12। अब सोर्स कौन बना? सोर्स के अंदर है 6th हाउस। 6 का रिजल्ट भी आएगा। अभी रिजल्ट की मैं बात करूं तो 6 एंड 12 है। तो आप जन्मस्थल से दूर गए, आपकी इनकम भी चालू हुई, नक्षत्र लेवल पर भी दिखा रहा है 2, 6 एंड 11। तो इसका मतलब 2013 के बाद आपकी जॉब चालू हुई, 6th हाउस आ रहा है, जॉब चालू हुई, 8th हाउस भी आ रहा है। ये सारी चीजें तो हो रही थी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टेंशन, स्ट्रेस, थोड़ी हर्डल, थोड़ी रुकावट। और चंद्र है, मन का कनेक्शन है, 8th हाउस के साथ में है, कोई ना कोई मन में ख्याल, विचार, ये सब हुआ। परफेक्ट। अभी 6 to 11, 3, 1, राहु का 2 और 2, 5। लेकिन सब कुछ मिला के फिर भी अल्टीमेटली क्या हुआ? ये जो चंद्र की महादशा के 10 साल थे उसमें आपकी जॉब अच्छी चली, आपने अच्छा पैसा कमाया, इनकम अर्न थ्रू सेल्फ एफर्ट एंड मोर और लेस आपकी सभी इच्छाएं पूरी हुई।
बोलो ये बराबर है? बराबर। इसमें कुछ डाउट है या फिर आपको लगे कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ जो इसके साथ में मैच नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बताओ। मैं जो बोलूं उसमें जबरदस्ती हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। हुआ है तो बोलना है, नहीं हुआ है तो नहीं बोलना है। हुआ है तो समझ में आ गया कैसे काम करता है ये सारी चीजें। ये 8 हाउस है ऊपर सोर्स में, लेकिन रिजल्ट के अंदर 11th है और फाइनल रिजल्ट में 11th है। इसके लिए 8 हाउस का हर्डल रुकावट तो सब रहा, लेकिन अल्टीमेटली दिक्कत नहीं हुई। अब ये फाइनल स्क्रिप्ट आपकी चंद्र की है। अभी हम मंगल की स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। मंगल प्लैनेट है, मंगल का स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी। अभी मैं थोड़ी गैप छोड़ के लिखता हूं। मर्क्यूरी का स्टार, मंगल का सब लॉर्ड जुपिटर और जुपिटर का सब लॉर्ड सैटर्न। जुपिटर का स्टार लॉर्ड सैटर्न। अभी मंगल तो बैठा है सेकंड में, 6th में एक राशि, 11th में एक राशि। बुध बैठा है 3rd में, एक 4th में और एक 4th में। जुपिटर बैठा है आपका जुपिटर हाँ 5th में बैठा है एक राशि, 7th में एक राशि, 10th में। शनि बैठा है 4th में, एक 8 में एक 9 में। इसमें +6 आएगा ना? किसमें? हाँ वो जुपिटर के अंदर 6 आएगा और जुपिटर के साथ में सैटर्न है उसमें 5 आएगा। तो जुपिटर के साथ में 6, सैटर्न के साथ में 5। ये स्क्रिप्ट अभी तक की रेडी हो गई। अभी मंगल टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड? टेनेंटेड है, तो इसको कुछ करना नहीं है। एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन नक्षत्र लेवल पे तो देखना ही देखना है। जुपिटर टेनेंटेड या अनटेनेंटेड? जुपिटर अनटेनेंटेड है। जुपिटर के पास 2 राशि 7th, 9th एंड 12th दोनों खाली है, तो 7th के ऊपर सर्कल आएगा, 10th के ऊपर सर्कल आएगा। एंड शनि पे भी देखना ही देखना है। मंगल बैठा है 2nd में, बुध बैठा है 3rd में, जुपिटर बैठा है 5th में, सैटर्न बैठा है 4th में और उसके अंदर भी 8 एंड 9 खाली है शनि के पास। बोलो क्लियर यहां तक? कोई डाउट? शनि का बैठा है 4th में, 8 एंड 9 खाली है, तो मैंने मार्किंग कर दिया तो मुझे पता चले कि ये सारे भले इतने घर दिखा रहा है लेकिन पावरफुल कौन से है, शनि किसके लिए कैपेबल है ज्यादा रिजल्ट देने के लिए, तो ये मैंने तुरंत उसका मार्किंग कर लिया। हालांकि नक्षत्र लेवल पे तो सभी के रिजल्ट आते ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मर्क्यूरी के अंदर 4th हाउस खाली है, 1st हाउस खाली है। लेकिन जब मैं शनि का लिखूंगा उसके ऊपर दृष्टि कंजंक्शन तो बहुत सारे हाउसेज हो जाते हैं, तो उसमें से मुझे पता चले कि जहां पर बैठा है और जो राशि खाली है उसको मुझे पहले प्रायोरिटी देनी है, बस बात वो है। अभी हम स्क्रिप्ट बना रहे मंगल की। मंगल खुद तो अनटेनेंटेड है नहीं, टेनेंटेड है तो उसको छोड़ देना है। बात करते हैं बुध की। बुध के साथ में देखो 1 डिग्री 7 मिनट का कौन है कंजंक्शन में? सूर्य है। मैं यहां पर ऊपर लिख दूंगा सूर्य। उसके बाद में मर्क्यूरी तो खुद के साथ में कंजंक्शन में होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सेमी सेक्सटाइल मतलब ये अच्छा है सेमी सेक्सटाइल। अब आप कभी प्रैक्टिस के लिए करो, लेकिन मैं आगे चल के क्या करता हूं, चलो ठीक है लिख लेता हूं, अभी आप कंफ्यूज होंगे। तो मंगल है और वीनस है सेमी सेक्सटाइल। फिर जुपिटर पे तो सब देखना है, तो जुपिटर पे सूर्य है। सूर्य क्विंटाइल है, सूर्य को छोड़ देना है, क्विंटाइल नहीं लेना है। जुपिटर के साथ सेमी सेक्सटाइल शनि। आया समझ में? हाँ। और नीचे है शनि, तो शनि के साथ में क्विंटाइल को नहीं लेना है, कंजंक्शन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। क्लियर? अभी सूर्य तो 3rd में है, मंगल का है 2, 6, 11, शुक्र का है 12 to 5, 12 to 5। शनि का है 4, 8, 9, 5। हो गया क्लियर? अभी मार्किंग कर देते हैं उसका। 3rd हाउस तो आना ही आना है। मंगल 2nd में है, आना है। 11वां खाली है, उसके लिए लेना है। शुक्र का 12वां लेना है, सॉरी
शुक्र का सेकंड हाउस लेना है, 12वां नहीं आएगा क्योंकि 12वें में राहु बैठा है, तो सेकंड हाउस ले लिया। बराबर। गुरु में ये सब तो कर दिया है, शनि चौथे में बैठा है, 8 एंड 9 दोनों खाली है, 5वें में जुपिटर बैठा है। अभी ये शनि 4, 8, 9, 5 9, बराबर। अभी मंगल की फाइनल स्क्रिप्ट कौन सी हुई, तो 2, 6, 11, मर्क्यूरी 3, 1, 4, 2, 11, उसका तो 2 आ गया है। अभी जुपिटर 5, 7, 10, अभी मंगल का टाइम पीरियड चालू कब से हुआ, मंगल का टाइम पीरियड आपका चालू हुआ ये चंद्र खत्म हुआ 31 जुलाई 2023 को, यानी कि मंगल आपका चालू हुआ 1/8/2023 से चालू हुआ। चलेगा कब तक, 31 जुलाई 2030, 31 जुलाई 2030। देखो यहां पर दिया हुआ है, लास्ट में यहां पर ये खत्म होगा, बाद में राहु चालू हो रहा है, तो ये यहां पर खत्म होगा। अभी ये कितने साल हो गए, 2023 से 2023, 7 साल हो गए। अभी 7 साल के अंदर 2023 से अभी फिलहाल तो 1 ही साल हुआ है, बाकी के और 6 साल बाकी है। अब सबसे पहला क्या होता है मालूम है, चंद्र की जब आपकी महादशा चल रही थी तो आप मेंटली बहुत इमोशनल हो गए थे। कोई आपको कुछ बोल दे तो आपको बुरा लग जाता था, आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे, आप रोने लगते थे, हर्ट हो जाते थे। अब जैसे ही चंद्र खत्म हुआ और मंगल चालू हुआ, अभी ये कोई जादू नहीं है, चंद्र का नेचुरल कारक तत्व है कि इमोशन, सेंसिटिव, वो सब उसके कारक तत्व है। अब मंगल का कारक तत्व कौन सा है, मंगल का कारक तत्व है गुस्सा, एंजाइटी, बेचैनी, एग्रेशन, फिर वो कोई भी काम स्पीड में करना, डोमिनेशन, ये सारे मंगल के एट्रीब्यूट्स है, मंगल के कारक तत्व है। तो मैंने अभी जो कुछ भी चीजें बताई और आपको मंगल के कारक तत्व पता भी है, तो सबसे पहले मुझे बताओ 1 अगस्त 2023 के बाद क्या मंगल के कारक तत्व की इफेक्ट आपके लाइफ में हो रही है, आपके जीवन में हो रही है? गुस्सा आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, एंजाइटी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, वो सब चीजें होती है, बराबर। तो जो चंद्र में आप थे उससे कंप्लीट चेंज हो गए, और अभी तो 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है, अभी तो जून है, यानी कि अगर 1 अगस्त से मैं गिनूं तो 10 महीने ही हुए, 10-11 महीने हुए। अभी जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा उस तरीके से आपको और उसके रिजल्ट और इफेक्ट दिखने मिलेंगे। राहु केतु अपना रिजल्ट कैसे देते हैं वो मैं आज आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। अभी ये कुंडली के अंदर सबसे पहले मैं लेता हूं, चलो केतु को ले लिया। अभी जो हमारी अभी तक की जो पद्धति है वो तो सेम रहेगी, केतु का स्टार लॉर्ड चंद्र, सब लॉर्ड जुपिटर एंड जुपिटर का स्टार लॉर्ड वापस मून, वो तो सब सेम रहेगा। केतु में अभी तक हम क्या करते थे, राहु और केतु में, केतु जहां पर बैठा है तो केतु बैठा है फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्यूपेंसी में, देखो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आ रहे हैं। केतु शनि की राशि में है, शनि 9th हाउस में बैठा है। शनि की 2 राशियां, एक सेकंड हाउस के अंदर है और एक थर्ड हाउस के अंदर है। सेकंड हाउस वाला तो आ गया है, तो खाली थर्ड हाउस रहेगा। राहु केतु अपना रिजल्ट कैसे देते हैं उसके रिलेटेड 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको मैं बता देता हूं। राहु चाहे केतु, अब राहु केतु सबसे पहले क्या करते हैं, प्लैनेट इन कंजंक्शन विथ नोड, राहु एंड केतु को हम नोड कहते हैं, शेडो प्लैनेट, छाया ग्रह। तो सबसे पहले ये दोनों किसका रिजल्ट देते हैं, जो प्लैनेट उसके साथ में बैठा है, यानी कि पहले नंबर पे कौन, कंजंक्शन।
सबसे पहला जो प्लैनेट उसके साथ में बैठा है, कंजंक्शन में है, उसका रिजल्ट पहले देगा। दूसरे नंबर पे क्या करेगा, जो उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, एस्पेक्ट, उसका रिजल्ट सबसे पहले देगा। उसके बाद में जिसके नक्षत्र में बैठा है, यानी कि स्टार लॉर्ड, अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देगा। और उसके बाद में चौथे नंबर के ऊपर आएगा साइन लॉर्ड, यानी कि जिसकी राशि में बैठा है उसका जो मालिक है। अभी तक आपने प्रैक्टिस में क्या किया था, राहु एंड केतु का नक्षत्र एंड साइन पकड़ा था। आज तो हमने खैर कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट का टॉपिक कर ही लिया है। तो अभी से राहु केतु के अंदर क्या करना पड़ेगा, जो उसके साथ में कंजंक्शन में है सबसे पहला उसको लिखना है, जो उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है उसको लिखना है, बाद में नक्षत्र एंड बाद में साइन लॉर्ड। ये स्टेप को हमेशा ध्यान में रखना है। अभी इसी के बेसिस के ऊपर मैं ये कुंडली में आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मुझे केतु का रिजल्ट निकालना है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, केतु। केतु के साथ कंजंक्शन में कौन है, तो पहले मुझे जाना पड़ेगा यहां पे, चलो केतु के साथ कंजंक्शन में है कोई 3 डिग्री 20 मिनट्स वाला, तो कोई है ही नहीं, है ना कोई, कि नहीं है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। केतु का चैप्टर ओवर हो गया। कंजंक्शन में कोई प्लैनेट नहीं है। अभी एस्पेक्ट, केतु के ऊपर दृष्टि किसकी आ रही है, ट्राइन 123 का, ट्राइन 121 का, तो किसकी आ रही है, जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर एंड सैटर्न। अभी केतु का स्टार लॉर्ड, केतु का स्टार लॉर्ड कौन है, केतु है चंद्र के नक्षत्र में, हाँ केतु है चंद्र के नक्षत्र में। तो फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, उसका स्टार लॉर्ड चंद्र एंड उसका साइन लॉर्ड सैटर्न। समझ में आई बात? सैटर्न जुपिटर है ना? अरे आपको ये तो समझ में आया, पहले ये बोलो। हाँ, ये बराबर। अभी इसमें तो हम जो कर रहे थे वही है, स्टार लॉर्ड, केतु का स्टार लॉर्ड कौन है, चंद्र, बराबर। और केतु का साइन लॉर्ड कौन है, किसकी राशि में बैठा है केतु, 9 नंबर की राशि। केतु यहाँ पर राशि चार्ट में शनि की राशि में बैठा की है, राशि। वो शनि लिख दिया। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, केतु के साथ हमने ये चार्ट यहां पर देखा, राहु केतु पहले कंजंक्शन का रिजल्ट देंगे, फिर एस्पेक्ट का देंगे, फिर उसके स्टार लॉर्ड का देंगे एंड साइन लॉर्ड का देंगे। तो केतु यहां पर अगर मैं ये कुंडली की बात करूं तो केतु के साथ कंजंक्शन में कोई नहीं है, 3 डिग्री 20, तो कंजंक्शन का क्रॉस आ गया। केतु के ऊपर दृष्टि किसकी आ रही है, गुरु की आ रही है और शनि की आ रही है। अच्छा, ये गुरु की और शनि की दृष्टि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पहले वो बताओ। चलो 120 का पॉजिटिव या नेगेटिव, 30 के अंदर 1 प्लस, 60 के अंदर 2 प्लस एंड 120 के अंदर प्लस 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 3 प्लस। तो ये 120 डिग्री में प्लस माइनस करेंगे तो 123 और 121 आ गया। तो ये दोनों का शुभ एस्पेक्ट आ रहा है केतु पे। हालांकि ये मेलेफिक है, केतु खुद भी मेलेफिक है, पर 120 डिग्री पर 120 है, तो रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा लेकिन मेहनत के बाद में मिलेगा। शनि है और केतु खुद है, प्लस जुपिटर है, वो तो बेनिफिक है, तो जुपिटर काफी हेल्प कर देगा। शनि स्ट्रगल करवाएगा, ये हेल्प भी कर देगा। लेकिन दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है 120 का। अभी शुक्र चंद्र केतु का स्टार लॉर्ड, तो केतु का स्टार लॉर्ड कौन है, मून, तो मैंने मून लिख दिया। साइन लॉर्ड कौन है, शनि, शनि लिख दिया। अब मैं इसके हाउसेस लिख दूंगा। तो पहले जैसे हम करते थे भाई, केतु कंजंक्शन में कोई नहीं है, लेकिन केतु खुद तो कहां पर बैठा होगा, तो केतु कहां पर बैठा है, फर्स्ट हाउस में, बराबर। केतु के ऊपर एस्पेक्ट है जुपिटर एंड सैटर्न का, तो जुपिटर के हाउसेस कौन से हैं, बोलो, सैटर्न के बोलो। जुपिटर 9th में बैठा है, और उसकी 2 राशि नहीं 9 12 फर्स्ट एंड फोर्थ। 9th में बैठा है, फर्स्ट एंड फोर्थ। सैटर्न का बोलो। सैटर्न भी 9th हाउस में है और उसकी 2 राशि 10 और 11 सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। चंद्र
बैठा है थर्ड हाउस में, और उसकी एक राशि 8th हाउस में है। थर्ड एंड 8, सैटर्न का तो वही वापस 9 2 3। हाँ। अब केतु खुद फर्स्ट में बैठा है, केतु सेकंड में भी बैठा है, कल इसमें देखो ऑक्यूपेंसी में। हाँ बराबर। बराबर। गुरु 9th में बैठा है, हम्म, 4th हाउस खाली है। खाली है। शनि 9th में बैठा है, सेकंड खाली है। सेकंड खाली नहीं है, सेकंड में केतु है, लेकिन केतु यहाँ पर आ गया तो इसको मैं नहीं लिखूंगा। और देखो थर्ड हाउस तो भर भर के पड़ा है सब, हाँ उसमें सब बराबर है। तो इसका खाली 9th ही पकड़ूंगा। चंद्र खुद थर्ड में बैठा है, 8 नंबर की राशि खाली है, और शनि का वापस 9th। तो अब केतु की फाइनल स्क्रिप्ट क्या रेडी हो गई? केतु का जब भी टाइम पीरियड आएगा तो केतु अकेला फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 9th हाउस, थर्ड हाउस एंड 8th हाउस, 1 2 9 3 और 8, इतने घरों के रिजल्ट केतु देगा। फिर हमारा वही केतु है चंद्र के नक्षत्र में, फिर शनि के चंद्र के नक्षत्र में, जुपिटर का सबलॉर्ड, और जुपिटर वापस मून में है। अब देखो यहाँ पर केतु के अंदर क्या आ रहा है, 3 1 8 और 2 आ रहा है, लेकिन 9 नंबर नहीं आ रहा है। ये हमें इस तरीके से हमें इसको ढूंढना है। राहु केतु में यहाँ पर रेडी में नहीं आएगा, मतलब किसी में भी नहीं आएगा। हमारी ये पद्धति है, इसको हमें फॉलो करना है। समझ में आ गया केतु का? समझ में आ गया। अभी तक आपने ये कुंडली करी थी तो आपने अभी तक केतु में क्या लिखा था? 1 9 4 2 ही लिखा था। 1 9 4 2 1 9 4 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पर कौन सा आ गया? जुपिटर का 4th हाउस मेरा लिखना रह गया, जुपिटर का 4th हाउस। हाँ, तो 1 2 9 4 लिखा था, लेकिन 3 और 8 नहीं लिखा था। लेकिन अब केतु 3 और 8 का भी रिजल्ट देगा। और क्यों केतु को पकड़ा? क्योंकि वो खुद अनटेनेंटेड है। आया समझ में? कोई डाउट नहीं? चलिए, अब यही कुंडली के अंदर हम राहु की स्क्रिप्ट को रेडी करते हैं। तो सबसे पहला मैं लिखता हूं यहाँ पे राहु। राहु का स्टार लॉर्ड है सैटर्न, राहु का सब लॉर्ड है राहु, एंड राहु का वापस स्टार लॉर्ड है सैटर्न। ये स्टेप तो समझ में आ गया, बराबर। अब राहु अनटेनेंटेड है, राहु अनटेनेंटेड, केतु अनटेनेंटेड। राहु अनटेनेंटेड। अब मुझे देखना है कि भाई राहु अनटेनेंटेड, ये सारी स्क्रिप्ट तो परफेक्ट है, लेकिन राहु कौन से घरों का रिजल्ट दे सकता है? तो राहु एंड केतु, राहु में बोलूंगा तो केतु के लिए सेम है, केतु बोलूंगा तो राहु के लिए सेम है। तो अब मैं राहु के अंदर लिखूंगा साइड पे, राहु सबसे पहले जो कंजंक्शन में है, जो एस्पेक्ट दे रहा है, फिर उसका स्टार लॉर्ड है और उसका साइन लॉर्ड है। ये इतने सारी चीजों का राहु अकेला रिजल्ट दे सकता है। तो अभी के राहु के साथ में कंजंक्शन में कौन है, अभी मुझे ये देखना है। लो, राहु के साथ में कंजंक्शन में है सूर्य, चंद्र एंड मंगल, लेकिन ये बाय क्वांटाइन है, इसको हम नहीं गिनेंगे, ट्राइन को हम लेते हैं। तो 114 एंड 114, तो सूर्य एंड मंगल, बराबर। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? राहु के अंदर एक तो लिखूंगा सूर्य, एक लिखूंगा मंगल, वो कंजंक्शन में है। नहीं सॉरी, मेरी मिस्टेक है, एक मिनट, कंजंक्शन नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि राहु के साथ में कंजंक्शन में कौन है, एस्पेक्ट किसका है, स्टार लॉर्ड कौन, स्टार लॉर्ड का रिजल्ट क्या है, एंड साइन लॉर्ड का क्या है। तो मैं ये चार्ट मैंने ओपन किया, राहु के साथ में कंजंक्शन में कोई है, 3 डिग्री 20 मिनट्स वाला कंजंक्शन है, कहां पर भी नहीं, कंजंक्शन में कोई नहीं है। तो यहां पर कंजंक्शन में क्या आएगा, नील आएगा। कंजंक्शन में कोई नहीं है राहु के साथ। अब एस्पेक्ट, तो एस्पेक्ट के अंदर आएगा सूर्य एंड मंगल, और ये वीनस भी आएगा क्योंकि वो भी ट्राइन बना रहा है। तो सूर्य मंगल एंड वीनस, सूर्य मंगल एंड वीनस। फिर राहु का स्टार लॉर्ड कौन है, राहु का स्टार लॉर्ड सैटर्न है, वो तो हम उसमें से लिख लेंगे, और वो भी सैटर्न उसमें से लिख लेंगे।
एंड राहु का साइन लॉर्ड। अभी इसके लिए मुझे चार्ट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एस्पेक्ट आ रहा है सूर्य का, तो सूर्य का कौन सा घर आएगा, चलो बोलो। थर्ड हाउस थर्ड हाउस एंड 9th हाउस। हाँ मंगल का कौन सा आएगा? थर्ड हाउस फिफ्थ एंड 12। शुक्र का कौन सा आएगा? थर्ड 6 और 11। ओके। अभी राहु का स्टार लॉर्ड का अपना रिजल्ट देगा, तो राहु का स्टार लॉर्ड कौन है? शनि है, तो शनि का रिजल्ट बोलो। हाँ 9th हाउस सेकंड एंड थर्ड। बराबर। और राहु किसकी राशि में है? राहु चंद्र की राशि में है, तो चंद्र का रिजल्ट आएगा क्योंकि उसका साइन लॉर्ड है। राहु कर्क राशि में, चंद्र की राशि में है। चंद्र कहां पर बैठा है? थर्ड में बैठा है, और एक राशि 8th हाउस में है, तो 3 and 8। देखो यहां पर फिर से एक बार समझ लो, राहु के साथ कंजंक्शन में कोई नहीं है, तो उसको नील कर दिया, चैप्टर खत्म। राहु के ऊपर दृष्टि आ रही है सूर्य की, मंगल की और शुक्र की। ये सारे प्लैनेट राहु के साथ में ट्राइन बना रहे हैं, यानी कि 120 डिग्री का एस्पेक्ट डाल रहे हैं। ये देखो, ट्राइन एंड टाइम, बराबर 120 डिग्री का एस्पेक्ट वो लोग डाल रहे हैं। तो मैंने सूर्य मंगल शुक्र लिख दिया और उनके घरों का रिजल्ट लिख दिया। फिर राहु अपने नक्षत्र लॉर्ड का यानी कि स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देगा। राहु का स्टार लॉर्ड है शनि, तो 9, 2 and 3 लिख दिया। एंड राहु किसकी राशि में? साइन लॉर्ड, यानी कि कौन सी राशि में है? तो वो चंद्र की राशि में है, तो चंद्र का रिजल्ट आ गया 3 और 8। अभी बराबर। अभी हमारा जो काम है वो मार्किंग कर देंगे हम। अभी इसके अंदर सूर्य तो थर्ड में बैठा है, 9th हाउस भरा पड़ा है, फिर थर्ड हाउस भरा पड़ा है, मंगल में 5 और 12 है। शुक्र खुद बैठा है थर्ड में, वो तो आ गया 6 and 11। मतलब इसमें जो जहां बैठा है उसको पे सर्कल करना है। हम लोग जो स्क्रिप्ट ऊपर बनाते थे उसमें सर्कल नहीं उसमें नहीं करते थे, लेकिन इसको निकालने के लिए करेंगे तो हमारे ध्यान में रहेगा कि इतने सारे आ रहे हैं, उसमें से कौन सा मेन पकड़ना है। फिर स्टार लॉर्ड, तो स्टार लॉर्ड में सैटर्न तो 9th में बैठा है। आप स्टार लॉर्ड में ये करो या ये करो, आपके कन्वीनियंट के ऊपर है। सेकंड हाउस में केतु बैठा है, खाली नहीं है। थर्ड हाउस तो भरा पड़ा है। साइन लॉर्ड में थर्ड हाउस तो मून थर्ड हाउस में बैठा है, और 8th हाउस खाली पड़ा है। अब कि राहु का मुझे अगर रिजल्ट लिखना है तो सबसे पहला मैं क्या क्या लिख दूंगा? एक तो राहु खुद कहां पर बैठा है, वो दोनों घर आ जाएंगे, 7th and 8th। राहु का खुद का तो लिखना ही पड़ेगा ना, 7 and 8 का। हाँ समझ में आया? हाँ समझ में आया। बराबर। अभी फिर इसमें से निकालना है, तो भाई थर्ड हाउस 12, 6, 11, 9th 3 and 8 आ गया। तो अकेला राहु इतने रिजल्ट को देने के लिए कैपेबल है। एक मिनट, ये 7 + 8 है, अगर वहां पर सिंगल नंबर होता जो होता वो लिखते थे। ओके, मतलब राहु जहां पर बैठा है वही, लेकिन राहु बॉर्डर पे बैठा है, इसके लिए दोनों घरों को कंट्रोल कर रहा है। तो राहु अनटेनेंटेड है, और अनटेनेंटेड होके इतने घरों के रिजल्ट वो दे रहा है। इसमें से भी पावरफुल कौन से? तो भाई राहु खुद कहां पर बैठा है? 7 and 8। हाँ। राहु के ऊपर एस्पेक्ट जिसका आ रहा है सूर्य मंगल और शुक्र, वो सब थर्ड हाउस में बैठे हैं। और शनि 9th में, और चंद्र थर्ड। तो 7, 8, 3 and 9 को मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करूंगा राहु में, लेकिन ये सब भी इग्नोर नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये मैंने इसमें से चुन चुन के निकाले हुए हैं। तो इतना राहु का हो गया। अभी जैसे हम रूटीन करते थे भाई शनि, तो शनि का रिजल्ट तो हमें पता है, शनि 9th हाउस में बैठा है, एक राशि 2nd हाउस में, एक राशि 3rd हाउस में।
लेकिन शनि नक्षत्र के लेवल के ऊपर है तो मैं उसका एस्पेक्ट कंजंक्शन चेक करूंगा। शनि के साथ देखो ऑपोजिशन कौन बना रहा है, सूर्य और मंगल। कंजंक्शन में है जुपिटर, ऑपोजिशन में है वीनस। कितने सारे आ गए देखो नक्षत्र पे। अभी शनि के साथ में ऑपोजिशन बना रहा है सूर्य मंगल शुक्र, सूर्य मंगल शुक्र, और शनि के साथ में कंजंक्शन में है जुपिटर, बराबर। हाँ। फिर राहु, तो राहु का तो ऊपर निकल ही दिया है हमने, सेम एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने सारी चीजें कंसीडर कर ली। यहां पर राहु को प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन सारी चीजें कंसीडर कर ली है, तो राहु का 783 सेम टू सेम आ जाएगा। और जो शनि का निकालूंगा वही यहां पर आ जाएगा। अब शनि का मुझे निकालना है तो सूर्य, सूर्य थर्ड हाउस में बैठा है, 9th हाउस में उसकी एक राशि है, मंगल थर्ड में बैठा है 12 और 5, शुक्र थर्ड में बैठा है 6 एंड 11, जुपिटर 9th में बैठा है 1 एंड 4। अभी इसमें से पकड़ो एक एक को, मेन को। तो शनि 9th में बैठा है तो वो तो आ ही जाएगा, 3 एंड 9 तो आ गया, 12 बाकी रहा, 5th बाकी रहा, वीनस का 6, 11, 9 तो आ गया, 1, 4। तो अब कुल मिला के शनि का मैं रिजल्ट देखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 9, 2, 3, 9, 2, 3, 12, 5, 6, 11, 12, 5, 6, 11, 1 एंड 4। फिर सबलोड पे राहु है, उसका तो लिख दिया है, और वापस नीचे सैटर्न है, तो सैटर्न का 9, 2, 3, 12, 5, 6, 11, 1, 4। इतने सारे रिजल्ट मुझे राहु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में मिलेगा। राहु की दशा भुक्ति अंतरा जब आएगी तो ये सारे रिजल्ट मुझे मिलेंगे। अभी आप मुझे बताओ, अगर राहु की अंतरदशा में मुझे फॉरेन जाना है, क्या मैं जा सकता हूं? फॉरेन जाने का घर कौन सा? 12th हाउस। अभी मैंने आपको कॉम्बिनेशन नहीं करवाया है, कॉम्बिनेशन करवाऊंगा। तो देखो राहु सबलॉर्ड के ऊपर है, यानी ये अपना रिजल्ट खुद दे सकता है। हाँ, दे सकता है। 3, 9, 12 राहु फॉरेन कंट्री जाने के लिए पूरा का पूरा कैपेबल है। अगर ये राहु के पीरियड में मुझे फॉरेन जाने का मौका मिले या मैं अगर मेहनत करूं तो मुझे मौका मिल सकता है। इस तरीके से हमें जज करना है। नक्षत्र लेवल के ऊपर है, लेकिन फाइनल लेवल के ऊपर है कौन से है? 7 है, 8 है, और इसमें भी राहु खुद 7th में बैठा है, 8th हाउस खाली पड़ा है क्योंकि राहु चंद्र की राशि में है और 8th हाउस खाली है, और राहु का जो मालिक है वो चंद्र, वो 3rd में बैठा है, और 12, 6, 11, 9 में तो कोई प्लैनेट है ही नहीं। इसके लिए ये सारे पावरफुल रिजल्ट हो जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पर देखो तो 8 और 12 दो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन साथ में बचाने वाला 11 भी आ रहा है, भाग्य का 9 भी आ रहा है। पूरा ये झमेला लेके बैठा है राहु।